हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की हेली सर्विस सेवाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर सेवा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा संबंधी मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के ऑडिट और निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले यात्रियों के अधिकाधिक आंकड़ों के आत्ममुक्त हुए बिना सुरक्षा मानकों को शीघ्र प्राथमिकता दी जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के नोडल रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ा दायित्व है। हेलीकॉप्टर के नियम फिटनेस जांच का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन और हेली सेवाओं के विकास के लिए राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों को वायु और हेली सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत गौचर, जोशियाड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी आदि दूरस्थ स्थानों के लिए वायु सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर यूकांडा द्वारा एक गीत तैयार किया गया, जिसे मुख्यमंत्री आवास के सभागार में लॉन्च किया गया। गीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उनके द्वारा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अब जनमानस की सुविधा के लिए कई कार्य किए गए हैं। देहरादून में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 11 साल सेवा और सुशासन के रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार के 11 सालों पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 11 सालों में भारत माता को नीचे देखने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने नोटबंदी कर दी है, जिससे लोगों की बेटियों की शादियां भी रुक गई हैं। बीमारों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। पहली बार एटीएम की लाइनों में खड़े रहने से लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम बने जिन्होंने टीकाकरण का श्रेय लिया है, जबकि कोरोना में युवा घंटी बजाकर नजर आए हैं। माता को नीचे देखने पर मजबूर किया है। आपने नोटबंदी की और साथ में ये कहा था कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी। उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई क्योंकि पैसा नहीं था। बीमार लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और पहली बार हुआ देश में एटीएम की लाइन में लोगों की मृत्यु हो गई। मोदी जी, आप ही के कार्यकाल में 11 साल में कोरोना आया, करोड़ों लोगों की जान गई। हरिद्वार में इतना बड़ा स्कैम हुआ जांच के नाम पे, और पहले प्रधानमंत्री बने आप जिसने श्रेय लिया टीकाकरण का। अरे पोलियो उन्मूलन हुआ, मलेरिया का खात्मा हुआ, टीबी का खात्मा हुआ, तमाम किस्म के टीके लगाए सरकारों ने। किसी प्रधानमंत्री ने श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी सरकार में लाखों लोग मर गए, लेकिन आपने उसका भी श्रेय लगाने के बैनर लगाए कि टीका करा दिया। और टीकाकरण का प्रभाव आज दिख रहा है। सब कह रहे हैं कि टीका लगने वालों को, नौजवान और नवयुवतियों के भी हार्ट अटैक हो रहे, कार्डियक अटैक हो रहे हैं। लोगों को अस्थमा की बीमारियां हो गई, किसी के बाल गिर गए, कोई कैसे कमजोर हो गया, किसी का दिल कमजोर हो गया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की लंबे समय से चली आ रही कवायद पर विराम लगता नजर आ रहा है, जहां पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार पंचायतों में हरिद्वार जनपद को छोड़कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। वहीं जिला पंचायत में 7, क्षेत्र पंचायत में 48 और ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए 3,909 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आपत्तियों के निपटारे के बाद में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा।
सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी समीक्षा करी गई, तैयारी करी गई, उसके तहत 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात हुई है। और आगे भी जो परिसीमन है, इन सब चीजों को लेकर तैयारियां करी गई है। 18 तारीख तक पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धरातल पर उतरेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थराली का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों में केवल झूठ परोसने का काम करती है। बीजेपी ने 2022 के चुनाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए झूठ फैलाया। हरीश रावत ने बयान देते हुए कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगी, लेकिन मैं अपनी न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी की खुली चुनौती भी देता हूं कि मेरे इस बयान को लेकर अखबार की कटिंग किसी न्यूज चैनल में दिए गए मेरे बयान को सामने लेकर आए, जो मैंने 50,000 1 लाख नहीं बल्कि अपनी पूरी चल अचल संपत्ति इनाम के तौर पर दे दूंगा। हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में गुलजू कहीं ननियाल देवता, कहीं और देवता, कहीं चुनी देवता, सभी न्याय के देवता। हम उनके दरबार में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं भगवान हमको इतनी ताकत और शक्ति दो हमारी कांग्रेस पार्टी को, हम भाजपा के उत्तराखंड के 2 झूठों का भी और राष्ट्रीय स्तर पर जो झूठ उन सब का पर्दाफाश कर सके। क्योंकि झूठ के गर्भ से जो भी सरकार पैदा हो वो सरकार जन कल्याणकारी होती है। और आज यही कारण है कि झूठ के गर्भ से पैदा हुई वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों प्रदेश कार्यालय के लिए एक किराए का मकान ढूंढ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि इस समय बीजेपी कार्यालय आपको बताते चले कि मौजूद है और वहां पर बीजेपी जल्द ही एक बड़ा प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है। लंबे समय से उत्तराखंड में बीजेपी अपने नए कार्यालय के निर्माण में लगी है। इस समय जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय मौजूद है उसके आसपास की 3 बीघा जमीन खरीदकर यहां पर भव्य प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा। पूर्व में निर्धारित प्रदेश कार्यालय में ये कार्यालय थोड़ा अलग होगा, इसकी जानकारी महेंद्र भट्ट ने दी है। प्रदेश कार्यालय की भूमि के संबंध में दिक्कत थी। हमने जो भूमि ली थी उसमें विवाद आया, वो भूमि आज की हुई है, लेकिन क्योंकि कार्यालय बहुत आवश्यक है आज के तकनीकी युग में, तकनीकी दृष्टि से हमारे कार्यालय व्यवस्थित रहते हैं, तो अब देहरादून के अंदर हमने जमीन ले ली है और इसी स्थान पर हमारा कार्यालय बनेगा। तब तक के लिए 1-2 वर्षों के लिए हम लोगों ने किराए पर स्थान लेने की सोची है। बहुत जल्दी हमारा कार्यालय वहां शिफ्ट होगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं
अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा जनपद की विधानसभा सोमेश्वर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में झंडा यात्रा के दौरान सोमेश्वर क्षेत्र के अमर शहीदों के घर जा जाकर सम्मान किया। सरकार 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि देश में तरक्की हुई है और बेरोजगारी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई। अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था वो महंगाई के मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो आज वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, हर चीज, बीज, खाने की चीजें, सब चीजें महंगी हो गई है। तो ये महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। तेरह जून को नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित होगी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी की राजनीति और उत्तराखंड के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाली जनप्रिय आयरन लेडी नेत्री स्वर्गीय यहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा। सभी क्षेत्रवासियों को लेकर शुभचिंतकों और समर्थकों से समय पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की गई है। राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उनके सारे जो प्रमुख लोग हैं वो आए। अब लेकिन कई लोग की मजबूरी होती है, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का तो आ ही रहा है सारा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं, क्योंकि माताजी दलगत राजनीति से ऊपर उनकी बहुत बड़ी सोच रही। शहर के विकास के लिए, प्रदेश की लिए सोच उनकी बड़ी उत्तम हमेशा रही। तो अवश्य उनको आज हम सब याद करते हैं और उनकी कमी सबको खलती है, ऐसा नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे विरोधी भी हो। मैं कह रहा हूं चाहे जिसने वोट भी ना डाला हो उनको, लेकिन उनके काम को डिनाई नहीं कर सकता हो कि उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य क्षेत्र हमारे हल्द्वानी के लिए करे और इस प्रदेश में अमिट छाप जो उन्होंने अपने संसदीय ज्ञान से और अपनी कार्यशैली से दी, वो आज कहीं ना कहीं उसकी कमी हम सबको खलती है।
तो बस परसों शुक्रवार को 13 तारीख को शाम 5 बजे से हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी है होटल परिसर के लॉन में, और मैं सबको आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत लालकुआं क्षेत्र में वर्षों से जमी अवैध अतिक्रमण की झोपड़ पट्टियों और दुकानों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। इसके लिए वन विभाग ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की योजना तैयार कर ली है। इसमें पहले चरण में चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खाली करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद तय समय सीमा में अतिक्रमण न हटाए जाने पर सीधा बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। तराई केंद्रीय वन प्रभाग जोधपुर डिवीजन के प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद तिवारी ने बताया कि लालकुआं वीआईपी गेट के पास में ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में वन भूमि पर लंबे समय से लगभग 300 से भी अधिक लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं। इन सभी अतिक्रमणकारियों को पूर्व में सुनवाई के लिए बुलाया गया था। सुनवाई के बाद उन्हें बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए। अब संबंधित रेंज अधिकारियों को सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। जो अतिक्रमण में वन भूमि में बैठे थे और हमने उनको नोटिस दे करके अपने प्रभाग स्तर से उनके इविक्शन की कार्रवाई की थी, उसके अगेंस्ट वो कानून के प्राविधानों के अनुसार अपील में गए थे। अभी रिसेंटली उनकी अपीलें भी निस्तारित हो गई हैं और वो खारिज कर दी गई हैं। तो अब प्रकरण में हम लोग नियमानुसार जो इविक्शन की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा वो तो कानून में प्राविधानित है कि अगर उनकी अपील खारिज हो गई है तो अब उसका इविक्शन का ही एकमात्र विकल्प है, तो वो कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी की विधानसभा कोटद्वार में पिछले महीने 19 मई को भाबर क्षेत्र के, आपको बताते चले कि दलीपुरा में हुई डबल मर्डर की जांच अब कोटद्वार पुलिस से हटाकर सीबीसीआईडी की सौंपने की तैयारी जो है वो की गई है। पीड़ित परिजनों ने भी कोटद्वार पुलिस पर कुछ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है और साथ ही खंडूरी भूषण ने मुलाकात की। उधर दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में सीओ कोटद्वार और कोतवाली प्रभारी से दोहरे हत्याकांड की जांच के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी को इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा है। केस मेरी मदर डेथ हुई थी 19 को और 29 को फादर की हुई है, तो लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं। तो इसमें हम जो अभी जांच यहाँ पे पुलिस कर रही है, तो 22-23 दिन में अभी तक वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया, उनको ना जांच पूरी हो पाई। तो अभी हमने सीबीसीआईडी के लिए दिया है हायर जांच, जो अपना राज्य स्तर पे यहाँ पे होती है उत्तराखंड में। अगर वहाँ भी नहीं हो पाएगा तो हम और हायर लेवल पे जाएंगे। जांच तो इसकी हम पूरी छानबीन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग शामिल थे, 8 लोग थे, 10 लोग थे, 15 लोग थे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक आदमी का काम है। बहुत अच्छी घटना नहीं थी, पारिवारिक लड़ाई के कारण ये घटना हुई है। और अभी आपने जैसे देखा, मैंने अपने जो हमारे पुलिस अफसरान है उन्हें बुलाया है। परिवार जो चाहता है कि सीबीआई के सीआईडी वाली जांच हो, तो हमने एसएसपी से कहा है कि इसको देख लिया जाए और मेरिट पर फिर इसे सीबीसीआईडी को भेजा जाए। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन
के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून नगर निगम में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद में एक बार फिर से स्वच्छता समितियों की जांच शुरू हो गई है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस मामले में न्यायालय को जवाब भी दाखिल करना है। और पिछले दिनों स्वच्छता समितियों के नाम पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया था और इस मामले की जांच भी हुई थी। और वहीं न्यायालय ने जब इसमें दोबारा हस्तक्षेप किया तो इसकी कवायद शुरू हो गई। सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने सरकार से मांग की है कि स्वच्छता समिति ही नहीं, नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों की भी जांच हो और उसमें जिस भी कर्मचारी और अधिकारी की संलिप्तता हो उसको दंडित किया जाए। समितियों वाला जो मसला है ये आज से नहीं है। 2008 में जब मैं मेयर बनकर गया था, उससे पहले जो पीरियड था 2003 से 8 के बीच का, उस समय ये समितियां अस्तित्व में आई थी और उस समय मैंने भी एक जांच कराई थी। तो उसमें एक घोटाला लगभग 7 लाख का उस समय के हिसाब से था। वो 7 लाख की अनियमितताएं उस समय भी निकली थी और मैंने शासन को बाकायदा वो जांच रिपोर्ट भी भेजी थी। शासन ने हालांकि उसमें कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उस समय इस तरह का मामला सामने आया था। उसके बाद मैंने वो सिस्टम बदल दिया था। मैंने जितने कर्मचारी थे उनका बाकायदा खाते खुलवा दिए थे और डायरेक्ट पैसा उनके खातों में जा रहा था। बाद में फिर मेरे हटने के बाद दोबारा जब वहां पर ऐसी स्थिति आई तो समितियां फिर अस्तित्व में आ गई और उसके बाद का ये सारा पूरा मसला है। तो मेरा ये मानना है क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी है और अब एफआईआर लॉन्च भी हो गई है, एक तो जांच का दायरा बढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें तो 99 की बात की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।